हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम डायरेक्टिंग चैप्टर के एमसीक्यूज़ को करेंगे डिस्कस। एक्चुअल में जो चैप्टर 5 तक हमने चैप्टर कवर करे थे इन डिटेल डिस्कशन, पार्ट भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर्स एज वेल एज देयर क्वेश्चन, लेकिन अब टाइम पीरियड कम है तो इसलिए बाकी चैप्टर्स जो हम, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉकडाउन टाइम पीरियड में एक्चुअल में क्या कर चुके हैं, चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। सो जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्वेश्चंस हम डायरेक्टली एक्चुअल में क्या है कुछ चैप्टर्स के रिगार्डिंग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ा सा हम लोग भी एक्चुअली में बिजी हैं, लेकिन ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो चलिए चैप्टर को कर लेते हैं डिस्कस। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी रहता है कि वीडियो के बाद एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन चाहिए, बार बार वीडियो नहीं थोड़ी देखेंगे, तो उसके लिए हमारा जो ऐप है यासली क्लासेस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं एंड वहाँ पर एक्चुअल में क्या है रजिस्टर्ड भी हैं। तो बाकी और जो व्यूअर्स जो न्यू हैं तो मैं उनको बता दूँ कि एक्चुअल में हमारा एक ऐप है यासली क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। तो वहाँ ये सारे एक्चुअल में क्या है रिस्पेक्टिव चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं एंड उनके एमसीक्यूज़ क्या है ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ के साथ उनकी आंसर की भी है, तो जो आपकी काफ़ी मदद करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। इनमें से किस कम्युनिकेशन की सोर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है? ऑप्शन ए अपवर्ड, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी लेटरल या ऑप्शन डी इनफॉर्मल। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो अपवर्ड की बात आ रही है, ये अपवर्ड किस कैटेगरी में आता है? वर्टिकल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वर्टिकल में दो कम्युनिकेशन इंक्लूडेड होते हैं, एक होता है हमारा अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड मतलब जहाँ पर बॉटम टू टॉप टू बॉटम कोई अपवर्ड बॉटम टू टॉप कोई कम्युनिकेशन फ्लो होती है, डाउनवर्ड जब टॉप टू बॉटम जाती है। तो ये एक्चुअल में क्या है वर्टिकल का ही पार्ट है, अपवर्ड भी। और वर्टिकल किस में आता है? फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। लेटरल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल कम्युनिकेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये भी किस में आता है? फॉर्मल में। और कौन सी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक्चुअल में मुश्किल होगा डिटेक्ट करना? इनफॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल में तो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। बिल्कुल ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा सेमेंटिक बैरियर नहीं है? सेमेंटिक बैरियर कौन से बैरियर होते हैं? जो इम्प्रॉपर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की वजह से अराइज हो जाते हैं। अगर बैडली मतलब मैसेज को एक्सप्रेस प्रॉपर्ली नहीं करा गया, बैडली एक्सप्रेस मैसेज है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है, ठीक है, जो भी कन्वे करने वाला मैसेज मतलब सेंडर जो है मेनली उसने क्या करा, कुछ बातें अज्यूम कर ली और ये मान लिया कि सामने वाला उस बात को समझ जाएगा, ठीक। टेक्निकल जार्गन किसी स्पेशल फील्ड ऑफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करनी है, या प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। कौन सा नहीं है सेमेंटिक बैरियर? यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी किसमें आएगा? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन किसमें आएगा? साइकोलॉजिकल बैरियर में, जहाँ पर आप बिना सोचे समझे या बिना किसी चीज़ को प्रॉपर्ली एक्चुअल में क्या अंडरस्टैंड कर ये पहले एक्ट कर देना सुनने से पहले ही एक्चुअल में किसमें आता है? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। इसका मतलब आपका माइंड स्टेबल नहीं है, यू आर नॉट मैच्योर इनफ, ठीक है। तो किसमें आता है ये साइकोलॉजिकल, ये सेमेंटिक बैरियर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है? ऑप्शन ए प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, बी लैक ऑफ अटेंशन, सी फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी या डिस्ट्रस्ट। तो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन अभी बात करी, साइकोलॉजिकल में आएगा लैक ऑफ अटेंशन, आपका अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, माइंड जनरली क्या है? एब्सेंट है, तो चीज़ों को प्रॉपर्ली सुन भी नहीं पाओगे, कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी किस में आता है? ये पर्सनल बैरियर में आता है, ठीक है। डिस्ट्रस्ट भी किस में आएगा? साइकोलॉजिकल बैरियर, आपका दिमाग ऐसा है किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, सो ऑन। तो कौन सा नहीं है साइकोलॉजिकल बैरियर? ऑप्शन सी, दैट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से पर्सनल बैरियर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी पर्सनल में आएगा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट ये भी पर्सनल में आएगा, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन ये एक्चुअली पर्सनल बैरियर में नहीं आता है, क्योंकि किस में आएगा? ये साइकोलॉजिकल बैरियर में। आपकी रिटेंशन पावर वीक है, ठीक है, या ट्रांसमिट करने में कम्युनिकेशन या मैसेज क्या हो रहा है? फिल्टरिंग हो रही है उसमें, तो ये किस में आएगा? ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगा। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव ये भी पर्सनल में आता है। कौन सा पर्सनल में नहीं है? ऑप्शन सी, दैट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। Now question number 5, it refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve their objective। कौन सा प्रोसेस के कंसर्न है जहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे, मोटिवेट एंड लीड करेंगे एम्प्लॉइज को, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर ले? ऑप्शन डी, डायरेक्टिंग। यस, बिल्कुल, वेरी इजी, चैप्टर भी यही डिस्कस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का? कौन सा एलिमेंट नहीं है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी, इंस्पेक्शन। बाकी 4 एलिमेंट है, दैट इज सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इंस्पेक्शन कोई एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
while other function prepare a setting for action, name the function that initiates action in the organization। जैसे बाकी और फंक्शन एक्शन के लिए एक सेटिंग प्रिपेयर करते हैं, कौन सा फंक्शन है जिससे काम शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्शन इनिशिएट होता है। यस बिल्कुल, डायरेक्टिंग। इसलिए डायरेक्टिंग को हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। डायरेक्टिंग को क्या कंसीडर करा जाता है? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर एक्शन इनिशिएट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द डायरेक्टिंग फंक्शन टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने बताना है कि किस लेवल पर डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करा जाता है। ऑप्शन ए टॉप लेवल, ऑप्शन ए टॉप लेवल। नाउ इधर आपने ऑप्शन देखना है, ऑप्शन बी मिडिल, ऑप्शन सी लोअर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो डायरेक्टिंग कहाँ परफॉर्म होता है? सारे लेवल पर डायरेक्टिंग परफॉर्म होती है। ओके, इट इज ऑल परवेसिव। क्या है ये? परवेसिव है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, it is identified as a process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objective। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को गाइड करा जाता है? ओके, बाकी अदर रिसोर्सेज उन्हें कैसे यूज़ करनी है, उनके एफर्ट को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाए। कौन सा प्रोसेस है? सो प्रोसेस कौन सा है? सुपरविजन। ओके, जब सुपरवाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी ये चेक कर पाओगे वेदर द एम्प्लॉयज़ आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे और नॉट। ओके, now question number 10, it means the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organizational goal। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को एक्चुअल में ये इस तरीके से काम कराया जाएगा या इस तरीके से उनसे काम कराया जाएगा जो डिज़ायर्ड मैनर है, जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड मैनर है, ताकि उसी मैनर में काम करा के जो सर्टेन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव करे जा सकें। तो कौन सा प्रोसेस है? लीडरशिप, जहाँ पर एक्चुअल में क्या करें? लीडर अपने सबॉर्डिनेट को इस तरीके से डायरेक्ट करता है, लीड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। Now question number 11, effective motivation in the organization does not contribute towards। इफेक्टिव मोटिवेशन इनमें से किन चीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करता? एम्प्लॉय के जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डेवलप होगा, बिल्कुल होगी भाई मोटिवेशन से। एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, यस। इफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड देन ऑटोमेटिकली एंड ऑब्वियसली इट हेल्प इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। चेंजेस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो रेसिस्टेंस होंगे, मतलब रेसिस्टेंट टू चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में चेंज को रेसिस्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्चुअल में अगर मोटिवेटेड है तो किसी भी चेंज को एक ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे या उसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, एक्चुअल में बहुत हैप्पीली उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इफेक्ट अगर मोटिवेट करें ना तो वी कैन इजीली इंट्रोड्यूस द चेंजेस विच आर बेनिफिशियल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो इफेक्टिव मोटिवेशन किसमें मदद नहीं करता, किसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता? रेसिस्टेंस थोड़ी आएगा, एक्सेप्टेंस होगी, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। रेसिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से अगर इफेक्टिव मोटिवेशन का इस्तेमाल हो रहा है। सो ऑप्शन सी क्या है? सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी नीड मोस्ट बेसिक है इन हियरार्की ऑफ मोटिवेशन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से हियरार्की थ्योरी अपनी किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने। तो इनमें से कौन सी बेसिक नीड है जो प्राइमरी नीड्स के लिए आती है? बहुत आसान है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक मतलब प्राइमरी नीड्स बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स को हम और क्या नाम देते हैं? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 13, मोहित को फिलहाल में एक्चुअल में उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, बढ़ी है उसकी सैलरी एनुअल जो इंक्रीमेंट होता है उसके बेसिस पर। तो इनमें से कौन सी नीड सेटिस्फाइड हो रही है? सिक्योरिटी, बिलोंगिंग है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स? कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है भाई? एक्चुअल में उसको सैलरी जो मतलब जो जॉब है वो बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर रही है। जॉब से जो भी रिटर्न मिलता है, जो भी सैलरी मिलती है वो भी किस में कंट्रीब्यूट करती है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ओके, तो किस में आएगा ये? जो भी इंक्रीमेंट है वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने में मदद कर रहा है। ना क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से मैस्लो थ्योरी की कौन सी अजम्पशन नहीं है? मैस्लो ने क्या अज्यूम करा था वो हमें पता है, इसमें ये फाइंड आउट करना है क्या अज्यूम नहीं करा था। जो लोगों का बिहेवियर होता है वो उनकी नीड पर बेस नहीं होता, पहले ही पता चल गया। उन्होंने तो नीड के बेसिस पर ही लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करा, देन अपने एवरेज स्टडी के बेसिस पर थ्योरी प्रोड्यूस करी थी, प्रोपाउंड करी थी, जिसको हियरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स का नाम दिया जाता है। तो हमें यही पता चल गया। आगे भी देख लीजिए कि एक्चुअल में नीड्स अगर सेटिस्फाइड होंगी तो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी। एक सेटिस्फाइड नीड हालांकि लॉन्गरली मोटिवेट नहीं कर सकती, एक नीड सेटिस्फाई होगी, कुछ टाइम तक इंसान मोटिवेटेड रहेगा, देन ऑटोमेटिकली अनदर नीड अराइज हो जाएगी। बिल्कुल सही है, ये अजम्पशन थी, इसीलिए उन्होंने 5 नीड्स बताई थी। पर्सन नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हियरार्की में जाएगा जब लोअर नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो सारी अजम्पशन थी एक्सेप्ट ऑप्शन ए।
तो यही अजम्पशन नहीं है। और मेनली कि जो बेसिस था वो यही तो था कि नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करा था, उस थ्योरी को रिप्रेजेंट करा गया, इसलिए उसका नाम है हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. It refers to all measures which are used to motivate people to improve performance. इनमें से कौन से मेजर्स हैं जिनका इस्तेमाल लोगों को, मतलब जो पर्सन काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करा जाता है? लीडरशिप, मोटिवेशन, इंसेंटिव्स या कम्युनिकेशन, किसका इस्तेमाल करा जाता है? ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। तो मोटिवेशन तो एक प्रोसेस है, मोटिवेट करने के लिए किस इस्तेमाल करा जाता है? इंसेंटिव्स। किसका इस्तेमाल? इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब वो बेनिफिट जो अदर देन कैश प्रोवाइड करे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव का एग्जाम्पल नहीं है? परक्यूजर्स, जॉब एनरिचमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप। कौन सा नहीं है? जॉब एनरिचमेंट। ये किस में आता है? ये नॉन फाइनेंशियल में। आपको डिफरेंट नेचर या फील्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज दी जा रही है बिकॉज यू आर एडवेंचरस एंड वर्सटाइल, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो वर्सटाइलिटी है उसको एक्सपोज करने का मौका दे रही है, तो ये किस में आता है? नॉन फाइनेंशियल में। यही पूछा है कि कौन सा फाइनेंशियल का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब नॉन फाइनेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का एग्जाम्पल नहीं है? कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, परक्यूजिट्स, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो कौन सा नहीं है? परक्यूजिट्स। ठीक है, क्योंकि परक्यूजिट्स किस में आते हैं? ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आशुतोष कुबेर लिमिटेड में मैनेजर के बतौर काम करता है। सैलरी के अलावा कंपनी उसको बेनिफिट दे रही है, जैसे फ्री हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, मेडिकल हेल्प, एजुकेशन दे रही है उसके चिल्ड्रन को। कौन सा टाइप ऑफ इंसेंटिव है जिसको प्रोवाइड करा जा रहा है? परक्यूजिट्स दिए जा रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट पे दी जा रही है, को पार्टनरशिप या पे एंड अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। तो भाई एक्चुअल में क्या है, जब कंपनी क्या कर रही है, इसके लिए पैसा उसको प्रोवाइड कर रही है, घर के लिए हाउसिंग फ्री है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा किस में आता है? ये परक्यूजिट्स में आएगा। किस में आएगा? परक्यूजिट्स। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, करतार लिमिटेड को ज्वाइन करने पर एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मधुमता को 500 शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे हैं। बताइए कौन सा इंसेंटिव है? परक्यूजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, को पार्टनरशिप या पे एंड अलाउंसेस। क्या करा गया? 500 शेयर दे के उसको एक टाइप से पार्टनर बना दिया गया, मेंबर बना दिया गया। तो क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज को पार्टनरशिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बूम लिमिटेड ड्यू वेटेज दे रही है परक्यूजर्स को एंड जो प्रेस्टीज है जॉब की, ताकि जो डेजिग्नेशन है वो मदद करे साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड को सेटिस्फाई करने में। कौन सा इंसेंटिव का जिक्र करा जा रहा है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस या परक्यूजर्स। एक्चुअल में क्या है? वेटेज किसको देना चाहिए? प्रेस्टीज ऑफ जॉब। मतलब अगर जॉब अच्छी होगी तो एक्चुअल में क्या होगा? डेजिग्नेशन जिस अच्छे ओहदे पर होंगे तो बाकी ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, साइकोलॉजिकल भी, सोशल भी, एस्टीम भी। तो कौन सा एक्चुअल में क्या है यहाँ इंसेंटिव का जिक्र हो रहा है? स्टेटस। अगर अच्छे स्टेटस पे काम करेंगे देन क्या होगा? जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 21, फोस्टर पब्लिक स्कूल को ज्वाइन करने पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर के बतौर विक्रम ने यह रियलाइज़ करा कि उसके पास फ्रीडम नहीं है नए चेंजेस को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंट्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग जो भी स्कूल में हो रहे हैं। तो बताइए कौन सा इंसेंटिव है विच वॉज बीइंग इग्नोर्ड बाय द स्कूल, जो स्कूल इग्नोर कर रहा है। ठीक है, पीएचई टीचर को कोई क्या नहीं दिया जा रहा? फ्रीडम नहीं दी जा रही है, फ्रीडम नहीं दी जा रही कि एक्शन में वो कोई चेंजेस कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जॉब सिक्योरिटी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो इग्नोर करा जा रहा है? एक्चुअल में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा नहीं है? लिबरल नहीं है, पहले इनिशिएटिव देने का मौका नहीं है। तो कौन सा राइट मतलब कौन सा इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करा जा रहा या किस इंसेंटिव के इग्नोर होने की बात हो रही है? देन आंसर विल बी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नाउ क्वेश्चन 22, फाउंडर्स डे ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के फाउंडर्स डे के ओकेशन पर वीना को फेलिसिटेट करा गया सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के बतौर। तो बताइए कौन सा इंसेंटिव है जो उसको दिया गया है? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या जॉब सिक्योरिटी। मैं क्या करा? अपने मेन ओकेशन पर फाउंडर्स डे के मौके पर वीना को क्या करा? फेलिसिटेट करा बेस्ट परफॉर्मर, तो एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करा, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ओके, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 23, ईशान एक अकाउंट ऑफिसर के बतौर काम करता है एक फैब्रिकेशन लिमिटेड कंपनी में।
उसको बहुत गर्व है कि एक्चुअल में वो इंचार्ज है रिक्रिएशन कमेटी का अपने ऑफिस की। तो बताइए कौन सा इंसेंटिव है जो ईशान को ऑफर करा जा रहा है? करियर एडवांसमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट या एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। ये क्या करा जा रहा है? वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि एक्चुअल में जितनी भी रिक्रिएशन कमेटी हैं, मतलब ऑफिस में अपने जितना भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो क्या ये एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, उसको पार्टिसिपेट करने से खुशी मिल रही है, ही इज फीलिंग सेटिस्फाइड। Now question 24, it is the process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organization goal। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग या जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ का, जो पर्सन का बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करा जाता है ताकि वो अपनी मर्जी से क्या करें, मेहनत करें, काम करें, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन टारगेट कैन बी अचीव। तो क्या है वो? मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन का मतलब क्या है? ये एक लैटेड टर्म मूवियर से ड्राइव करा गया, टू मूव, किसी को इंस्पायर करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। तो क्या है? ऑप्शन डी, ताकि वो एक्चुअल में वॉलंटरीली काम करें। नाउ क्वेश्चन 25, एज अ जनरल मैनेजर ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी गगन मेंटेन्स गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विद फॉलोअर्स। ओके सॉरी, यहाँ 24 जो है बिहेवियर ऑफ पीपल, इस तरीके से, अच्छा मोल्ड करने की बात हो रही है यहाँ पर मेनली, सॉरी, कि बिहेवियर मोल्ड होगा जो काम करने वाले हैं। तो ये किस में होता है? लीडरशिप में होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, सॉरी। ओके, नाउ क्वेश्चन 25, जो जनरल मैनेजर है ई कॉमर्स कंपनी का, गगन एक अच्छी रिलेशन मेंटेन कर रहा है अपने फॉलोअर्स के साथ मोटिवेट भी कर रहा है टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र इन लाइन्स में या स्टेटमेंट में करा जा रहा है? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेशन या लीडरशिप। ओके, क्या कर रहा है वो? एक अच्छी रिलेशन अपने फॉलोअर्स के साथ। तो वो सबऑर्डिनेट्स की बात आ गई। फॉलोअर्स को कौन एक्चुअल में क्या कर सकता है? लीड कर सकता है, लीडर करता है। और वो प्रोसेस कौन सा है जिसके थ्रू लीडर क्या करेगा? फॉलोअर्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लीडरशिप। सो 25 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, दैट इज लीडरशिप। नाउ क्वेश्चन 26, इनमें से कौन सा लीडरशिप का फीचर नहीं है? एक एबिलिटी होती है, इट शोज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ताकि वो दूसरों को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक्चुअल में क्या है? जो कहीं ना कहीं अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीवमेंट होगा। एक वन टाइम प्रोसेस है या डिजायर्ड चेंज हम ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सा फीचर नहीं है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज़ अ ऑनगोइंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। Now question 27, it refers to the process of exchange of ideas। कौन सा एक प्रोसेस है जहाँ पर आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स को एक्सचेंज करा जाता है कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। वी नो वेरी वेल दैट इज ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन। बाकी और ऑप्शन को देखने की जरूरत भी नहीं है। क्या था? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। हम जानते हैं किस प्रोसेस में आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स को शेयर करा जाता है, एक्सचेंज करा जाता है, कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की, हमें सही स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताना है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले सेंडर होता है, ठीक है। अब सेंडर तो सारे ऑप्शन में, सेंडर के पास क्या होगा? कन्वे करने के लिए मैसेज। तो ये कहाँ पर है? ए और बी में है। मैसेज को क्या करना पड़ेगा? इनकोड करना पड़ेगा। यहाँ तक तो सेम जा रहा है। फिर एक्शन में क्या है? मीडिया होगा, फिर डिकोडिंग होगी, रिसीवर और फीडबैक। तो ए और सी बिल्कुल सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक्शन में क्या है? कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, आगे कोई चीज़ नहीं है। तो एक्शन में क्या है? ए और सी दोनों ही सही है। हालांकि ऑप्शन एग्जाम में थोड़ी ऐसा आएगा, तो बोथ का भी ऑप्शन होगा। यहाँ दोनों स्टेप बिल्कुल सेम है, तो ए एंड सी सेम ही है, तो यही आंसर है। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच हो सकते हैं? सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट सुपीरियर, टू मैनेजर एट द सेम लेवल, ऑल, ये सबके बीच। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट हो रही है मतलब क्या है? डाउनवर्ड है। सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर हो रही है मतलब अपवर्ड है। टू मैनेजर एट द सेम लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल। सब किस में आते हैं? फॉर्मल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू फ्लो ऑफ। अपवर्ड में क्या होता है? कम्युनिकेशन कैसे होगी? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर अपवर्ड में, ठीक है। बॉटम टू टॉप जाएगी, दैट इज सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। क्वेश्चन 31, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा? वन डिपार्टमेंट मैनेजर दूसरे से करेगा, या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ऑल, बिल्कुल सही, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जाएगी, बॉटम टॉप टू बॉटम जाएगी डाउनवर्ड। नाउ लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है? पहले फर्स्ट टू सेकंड डिवीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ऑल ऑफ दी अबव। एक्चुअली में क्या है? सेम ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट टू सेकंड डिवीजन में क्या होगा? कम्युनिकेशन करा जाएगा, सेम लेवल पे काम करने वाले। इसीलिए मैंने क्या बताया, लेटरल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसको गैंगप्लैंक का नाम दिया था हेनरी फ्योल ने। क्वेश्चन 33, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है? सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, रैशनल या ऑर्गेनाइजेशनल? इज वेरी इजी, ऑप्शन सी, दैट इज रैशनल बैरियर, ठीक है। सेमेंटिक भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है, चौथा कौन सा होता है? पर्सनल बैरियर होता है।
नाउ क्वेश्चन 34, इनमें से कौन सा तरीका नहीं है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, कौन सा तरीका मतलब मदद नहीं करता इम्प्रूव करने में। प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए, यस। एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फॉलो अप पेशेंस रखना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा तरीका है इम्प्रूव करने में, सो ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम क्या करेंगे, प्रॉपर फीडबैक लेंगे, अच्छे लिसनर की तरीके से एक्ट करेंगे, फॉलो अप लेंगे पेशेंसली, तो एक्चुअल में क्या होगा, जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ग्लासवेयर है जिसका इंचार्ज है रघु, जो अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करता है, किसी भी काम को करने के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होते हैं, ताकि वो अपने काम को, टारगेट को जो उनको दिया गया है वो अचीव कर ले। तो कौन सा फंक्शन है बताइए, क्या कर रहा है ये रघु, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या ऑर्गेनाइजिंग। जाहिर सी बात है क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सुपरविजन भी आ गया, गाइडेंस कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, मोटिवेट करना, सारी चीज़ें इसमें आ गई, डायरेक्टिंग है। और पूछा नेम फंक्शन पूछा है। नाउ 36 क्वेश्चन, याजुर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, इज एबल टू असेस द ट्रू पोटेंशियल, वो अपने सबऑर्डिनेट्स की ट्रू पोटेंशियल को असेस करने के लिए काबिल है, एबल है, एंड कॉन्स्टेंटली वो क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। बताइए डायरेक्टिंग के किस एलिमेंट का जिक्र इस स्टेटमेंट से करा जा रहा है। तो क्या कर रहा है वो, अपने एक्चुअली सबऑर्डिनेट्स की पोटेंशियल को एसेस कर रहा है। तो जहाँ पर भी सबऑर्डिनेट या फॉलोवर्स आ जाए, मेनली जनरली क्या है, कौन सा प्रोसेस होता है, वो लीडरशिप है। सो लीडरशिप विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 37, सुमन एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के बतौर काम करती है एक एक्सपोर्ट हाउस में। जब भी वर्कलोड हाई होता है तो वह कन्विंस करती है अपनी टीम को, एक पर्पस एक्सप्लेन करके, उनको ट्रेनिंग देकर, मोटिवेट कर एडिशनल रिवॉर्ड्स पे करके, ताकि वो उनके एक्चुअल में क्या है, सो एज टू बी एबल टू विन देयर होल हार्टेड कॉपरेशन, ताकि पूरे दिल से उनसे काम करवा सके, होल हार्टेड कॉपरेशन से काम करेंगे इंश्योर करने के लिए। तो बताइए कौन से एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का इस्तेमाल सुमन कर रही है, या सुमन जो कर रही है काम वो किस एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रही है वो एक्चुअल में, मतलब कन्विंस कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है, परफेक्ट ट्रेन कर रही है, मोटिवेट कर रही है, ताकि जो होल हार्टेडली काम करके जो टास्क है वो अचीव हो जाए। तो क्या कर रही है ये, लीड कर रही है, लीडरशिप, ठीक है, एक लीडर के बतौर काम कर रहा है। लीडर एक्चुअल में क्या होता है, लीडर के अंदर क्वालिटी होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव स्किल्स, इंटीग्रिटी, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें लीडर के अंदर आ जाती है। तो लीडरशिप इज अ वी कैन से एक कहीं ना कहीं वाइडर फिनोमिना है। नाउ क्वेश्चन 38, एक ऑटोमोबाइल कंपनी के एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी, सूरज ने क्या करा, सूरज बहुत ज़्यादा इवेजिव है, बहुत ज़्यादा आलसी है, इनएक्टिव है। तो अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसके बॉस ने डिसाइड करा कि वो उसको इंसेंटिव देंगे। तो बताइए कौन सा मोटिवेशन का फीचर है। एक इंटरनल फीलिंग है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर मतलब प्रोड्यूस करते हैं, यू विल मोटिवेट समवन, देन आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जो गोल आप उसके लिए सेट करे हो उसको अचीव करने पे काम करेगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नन ऑफ दी अबव। क्यों कर रहे हैं, ताकि जो सूरज की इनएक्टिवनेस है, जो लेजीनेस है, वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, वो फोकस कर सके अपने काम पर। तो क्या होगा 38 मतलब बी। क्यों इंसेंटिव दे रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, राधिका एक कन्फेक्शनरी शॉप को रन करती है एक लोकल मार्केट में, ठीक है, अपने वर्कर्स को ऑप्टिमली काम कराने के लिए शी ऑन वन हैंड प्रोवाइड्स, उनको ओवर टाइम देती है, और दूसरी तरफ उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाती है अगर ज़रूरी है, एक्शन में क्या है, छुट्टी कर रहे हैं, जल्दी जाने, काम खराब करें, उनकी वेजेस को डिडक्ट करके। तो कौन सा फीचर है यहाँ पर मोटिवेशन का, इंटरनल फीलिंग है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स है, या इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो एक तरफ तो क्या कर रही है वो ओवर टाइम का वेजेस दे रही है, दूसरी तरफ उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा रही है। तो ओवर टाइम वेजेस देकर पॉजिटिवली मोटिवेट कर रही है, वेजेस डिडक्ट करके क्या कर रही है, नेगेटिवली वो डरेंगे कि ढंग से काम करें, प्रॉपर काम करें, अदरवाइज हमारी वेजेस क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 39। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर्स इन द फैक्ट्री, ताकि वो ओवर टाइम काम करें, मनोज ने डिसाइड करा कि एडिशनल वेजेस देगा वर्कर्स को। ये जानने के बाद जो वर्कर ने फैक्ट्री में, मतलब एक फैक्ट्री में वर्कर था मधुर, जो काफ़ी खुश हुआ था, जबकि राजू डिसअपॉइंट था क्योंकि उसको जल्दी घर जाना होता था, ठीक है, वो घर जाना चाहता था, ना कि ओवर टाइम वेजेस के लिए काम करना चाहता है। तो बताइए मोटिवेशन का कौन सा फीचर यहाँ हाईलाइट हो रहा है, इंटरनल फीलिंग है,
गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स है, इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि पता नहीं है कौन सा इंसान किस चीज़ से मोटिवेट या सेटिस्फाइड होगा। मदर तो खुश हो रहा है कि हाँ चलो ओवर टाइम कराई जाएगी, ठीक है, एडिशनल वेजेस मिलेंगे ओवर टाइम के, लेकिन राजू को एक फिक्स टाइम पर अपने घर जाना है तो वो उससे नाखुश है। तो क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन 41, एक सही सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताना है मोटिवेशन प्रोसेस का। सो मोटिवेशन में सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले तो अनसेटिस्फाइड नीड होती है ना, और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है तो मिल गया। अनसेटिस्फाइड नीड जो टेंशन क्रिएट करेगी, फिर हमारे मतलब टेंशन में हो गए तो हमारा कहीं ना कहीं जो फोकस है वो ड्राइव होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, फिर एम्प्लॉयर हमारे बिहेवियर को सर्च करेगा। सेटिस्फाइड बिहेवियर हमें एक्चुअल में क्या है, हमारी नीड को सेटिस्फाइड कराया जाएगा, और इससे क्या होगा, जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अनसेटिस्फाइड नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसानी से देख लिया क्योंकि मैच नहीं कर रहा था कोई भी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 42, ईशा एक्चुअल में हाई लेवल टर्नओवर की प्रॉब्लम फेस कर रही है अपनी फॉर्म में, तो उसने अपने फ्रेंड की एडवाइस पर एक स्पेशल बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोड्यूस करा, जिसने उसकी काफ़ी मदद करी जो टैलेंटेड पीपल थे ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिटेन करने में। तो बताइए कौन सा पॉइंट है मोटिवेशन का जो इस स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि उसने क्या करा, स्पेशल बेनिफिट्स देना शुरू करे, तो ये परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करती है, या एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करेगी, एब्सेंटेज को रिड्यूस करेगी, या एटीट्यूड जो है एम्प्लॉयज़ का उसको मोल्ड करने में मदद करती है। देखो उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हाई लेबर टर्नओवर, तो एक्चुअल में किस में मदद कर रही है, इस लिहाज से ये हालांकि सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में मदद, मतलब ये सारे फीचर्स या एडवांटेज है मोटिवेशन के, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिहाज से हमसे पूछा है तो क्या होगा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, क्योंकि इसको लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम भी तो फेस कर रही थी वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, यामिनी को एक स्पेशल गोल्ड कॉइन मिला है अपने स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि उसने एक्सेप्शनली मतलब बहुत अच्छा बोर्ड रिजल्ट है उसका, मतलब ऑफ हर स्टूडेंट इन हर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसको मतलब यामिनी को एक स्पेशल गोल्ड कॉइन दिया है। तो बताइए अकॉर्डिंग टू अब्राहम नीड हायरार्की थ्योरी यामिनी की कौन सी नीड को सेटिस्फाई करा गया, एस्टीम नीड्स, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, कौन सी नीड सेटिस्फाइड हुई है, इसको स्पेशल गोल्ड कॉइन मिला, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा हो रही है, लोग उसको जान रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं स्टेटस या रिकॉग्निशन मिल रही है। तो कौन सी नीड्स, एस्टीम, या इसको स्टेटस या सेल्फ रिकॉग्निशन नीड्स के नाम से भी जाना जाता है, एस्टीम नीड्स। नाउ क्वेश्चन 44, जय एंड ले एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। जय हमेशा एक हायर वेज अर्न करता है ले के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, काम ज़्यादा करता है। बताइए कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो कंपनी ने अडॉप्ट कर रखा है कि जय को ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है। परक्यूजर्स प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव्स, को पार्टनरशिप या पे एंड अलाउंसेज, अभी को पार्टनरशिप एंड पे एंड अलाउंसेज इधर थे, तो जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना उसको उसी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो किसके हिसाब से वेजेस को जोड़ रखा है, प्रोडक्टिविटी, जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे, जो कम करेगा उसको कम मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। नाउ क्वेश्चन 45, 2018 में हल्ला वल्ला लिमिटेड ने सरप्लस प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न करा है, क्योंकि बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा सिंसियरली काम करते हैं, अपनी ड्यू रिकॉग्निशन को प्रोवाइड, मतलब एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू गिव, मतलब वो अपने क्यों सिंसियरली काम करें, क्योंकि कंपनी ड्यू रिकॉग्निशन अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, कंटिन्यूअली उनके अच्छे काम के लिए मोटिवेट करती है। कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी देगी उनको। तो बताइए कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कंपनी अडॉप्ट कर रही है, परक्यूजर्स प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, को पार्टनरशिप या प्रॉफिट शेयरिंग। क्या कह रही है, सर्टेन परसेंटेज देगी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी। तो क्या कर रही है, प्रॉफिट शेयरिंग। डायरेक्टली पता चल रहा है बहुत ईजिली कि इसमें कौन से इंसेंटिव का इस्तेमाल कंपनी कर रही है, प्रॉफिट शेयरिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, ओम लिमिटेड ने एक सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को एडॉप्ट करा है, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, ताकि हायर लेवल जॉब्स में उनको प्रमोट कर रहा है। क्योंकि जो भी प्रमोशन या डिमोशन होता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोट करेगी, अगर नहीं होगी तो आपको डिमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बताइए कौन से इंसेंटिव का इस्तेमाल कंपनी कर रही है, कौन से इंसेंटिव को एडॉप्ट कर रही है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज या जॉब सिक्योरिटी। कंपनी क्या कर रही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बना रही है, एक सिस्टम पे काम कर रही है, ताकि एक्चुअल में क्या है, जो डिजर्व करते हैं एक हायर लेवल ऑफ जॉब, उनको वो जॉब प्रोवाइड करी जा सके। तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज इंसेंटिव का इस्तेमाल करा जा रहा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। धीरज मदन एक HR मैनेजर के बतौर काम कर रहे हैं बिजी बी लिमिटेड में, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं जॉब्स को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि इट ऑफर्स अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस बाय अज्यूमिंग अ डाइवर्सिटी ऑफ वर्क कंटेंट, मतलब ताकि वो एक्चुअल में क्या कर सकें, एक वर्क एक्सपीरियंस मीनिंगफुली लर्न कर सकें, जिसके लिए उनको क्या है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जब ये काम कर रहे हैं तो बताइए कौन सा इंसेंटिव है जो कंपनी अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उनको जो काम दिया गया है वो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट से मिलता हुआ है, उनका वर्क एक्सपीरियंस है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट या जॉब एनरिचमेंट। क्या कर रही है कंपनी, उनको मतलब HR मैनेजर के बतौर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जॉब को डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि मतलब हाई लेवल ऑफ नॉलेज जिसकी में रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी उनकी कहीं ना कहीं जो कैपेबिलिटी है या लर्निंग है उसको और ज़्यादा बढ़ा रही है, मतलब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। नाउ क्वेश्चन 48, ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 years इन अ कंपनी, हर्ष को कंफर्मेशन लेटर मिला है एक परमानेंट एम्प्लॉय के बतौर, मतलब 2 साल के बाद उसको एक कंफर्मेशन लेटर कंपनी की तरफ से मिला है एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। अब बताइए कौन सी नीड जो हर्ष की है वो फुलफिल हो रही है। भाई एक्चुअली क्या, जब तक जॉब टेम्परेरी होती है तो इंसान फ्यूचर के रिगार्डिंग बड़ा टेंशन में रहता है। उसकी जॉब कंफर्म हो गई, परमानेंट हो गई, तो क्या होगा, सेफ्टी मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। कौन सी नीड सेटिस्फाइड हो रही है, सिक्योरिटी नीड्स, फ्यूचर के रिगार्डिंग नीड्स, मतलब परमानेंट है ना तो फ्यूचर टेंशन थोड़ी कम हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है वो भी परमानेंट है। ओके, अब सिक्योरिटी को और क्या नाम देते हैं हम, हम जनरली सिक्योरिटी को कौन से नीड्स के नाम से जानते हैं, सेफ्टी नीड्स, ठीक है। ये इंटरचेंजेबल नेम आपको पता होना चाहिए। चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 49। कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पर सुपीरियर यूजेज फाइल फोर्सेज फ्रॉम विद इन द ग्रुप्स इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश कंट्रोल। क्या करता है, फाइल फोर्सेज का इस्तेमाल करेगा ग्रुप के अंदर से ही ताकि कंट्रोल को स्टैब्लिश कर सके। मतलब फाइल फोर्सेज विद इन द ग्रुप के एक्चुअल में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी क्या करेगा, उनकी भी कंट्रीब्यूशन या एफर्ट को या जो भी ओपिनियंस है उनको कंसीडर करेगा, ठीक है, ताकि एक बेटर कंट्रोल रहे बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, बिटवीन लीडर एंड हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव या ऑथोरिटेरियन, तो एक्चुअल में क्या है, जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स का कंट्रीब्यूशन भी लिया जा रहा है तो कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को और क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव। डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को और क्या बोला जाता है, पार्टिसिपेटिव। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस, ठीक है, काफ़ी इजी थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हों, और एक्चुअल में जैसे मैंने कहा कहीं और से सवाल नहीं आते, तो एक्चुअल में आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करें, ओके, प्रॉपरली ऐप पर भी अपलोडेड है। तो चलिए ये तो चैप्टर हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा पार्ट ए का कंट्रोलिंग, उसको करेंगे हम डिस्कस। सो स्टूडेंट टिल देन कीप लर्निंग एंड प्लीज़, एक्चुअल में क्या है, टाइम कम है तो हिम्मत ना हारें, मेहनत को और बढ़ा दें। आपने पहले जितनी मेहनत करी थी वो एक्चुअल में क्या है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तो ये लास्ट टाइम पर एक्चुअल में क्या नहीं होना, थोड़ा जो हिम्मत है वो नहीं हारनी है, मेहनत कम नहीं करनी, मेहनत और बढ़ा देनी है। इंशाल्लाह फिर कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम कंट्रोलिंग के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। टिल देन स्टूडेंट, एज आई ऑलवेज सेड, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।